नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि बिल पर अन्नदाताओं के आंदोलन की, केंद्र सरकार की योजना में हुई गड़बड़ी की, बताएंगे कि बिहार के सीएम नीतीश किसे बता रहे हैं दुश्मन, और जानेंगे कि कर्नाटक बीजेपी में क्यों मची हलचल। और बुलेटिन के आखिर में बात गणतंत्र दिवस पर भारत ने किसे दिया है आमंत्रण। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, बीपीएफ का साथ छोड़कर यूपीपीएल के साथ दिए गठबंधन के संकेत। 2016 में बीजेपी ने बीपीएफ से किया था गठबंधन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता का बड़ा ऐलान, बंगाल में सबको लगेगा मुफ्त टीका। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान हो रहा शुरू। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने का पीएम मोदी को मिला फायदा। सिडनी टेस्ट जीतने के लिए भारत को एक दिन में बनाने होंगे 309 रन। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 407 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 2 विकेट पर बनाए 98 रन। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच पिछले साल कंपनियों की संपत्तियों में आया बड़ा उछाल, अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा। अडानी ग्रीन की संपत्ति एक साल में 562% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ के पार पहुंची। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। कृषि बिल पर अन्नदाताओं के आंदोलन को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 9 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कृषि कानून को लेकर कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। अन्नदाता आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है। इसे लेकर आज अन्नदाताओं की बैठक हुई, तो आज दिन भर अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। 9 दौर की बातचीत और नतीजा कुछ नहीं। अब तक सरकार और अन्नदाताओं के बीच हुई बैठक का यही हल निकला है। सरकार की ओर से तो अन्नदाताओं से ही पूछा जा रहा है कि वो इस आंदोलन का हल बता दें, लेकिन हल ऐसा होना चाहिए जिसमें कृषि कानून की वापसी की बात न हो, जबकि अन्नदाताओं का आंदोलन ही कृषि कानून की वापसी को लेकर है। सोमवार 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अन्नदाताओं के आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सुनवाई होनी है। वैसे अन्नदाता ये पहले ही कह चुके हैं कि उनकी शिकायत सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, और न ही उनकी ओर से कोई सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया है, तो हम कोर्ट के फैसले को जरूर देखेंगे। कोर्ट भी हमारी स्थिति का ध्यान रखेगा। आज इसे लेकर अन्नदाताओं ने बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन में शामिल अन्नदाताओं के अलग अलग संगठनों के नेता शामिल हुए, जिसमें तय किया गया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर भी चर्चा हुई। अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज दिल्ली के चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को भी बंद किया गया। वहीं हरियाणा के करनाल के कैमला गाँव में अन्नदाताओं ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली का विरोध किया। अन्नदाताओं के भारी विरोध को देखते हुए खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अन्नदाताओं की सरकार के साथ 15 जनवरी को बैठक है, लेकिन उससे पहले कल कोर्ट में सुनवाई भी है। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि वो तब तक यहां से हिलेंगे नहीं जब तक सरकार कृषि कानून वापस ना ले ले। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम वर्ग जुड़ते जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज बड़ी संख्या में पहलवान पहुंच गए और यहां कुश्ती प्रतियोगिता ही शुरू हो गई। तो कैसी चल रही है अन्नदाताओं के आंदोलन में ये कुश्ती, देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाता सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं। संकेत साफ है कि सरकार ने यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन लंबे समय तक चलाने की तैयारी है। और आज इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर कुश्ती के शौकीनों के लिए दंगल प्रतियोगिता शुरू कर दी। पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यहाँ कुश्ती चल रही है और यहाँ महिला और पुरुष दोनों ही पहलवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ जुटे हुए हैं। हर वर्ग की अलग कुश्ती कराई जा रही है। बड़े पहलवानों की कुश्ती के लिए 5 मिनट और छोटे पहलवानों की कुश्ती के लिए 3 मिनट रखा गया है। दंगल में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भारत केसरी पहलवानों को कुश्ती लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। राकेश टिकैत ने बताया कि ये सभी पहलवान हमारे समर्थन में आए हुए हैं। इसी समय में हार जीत का फैसला होगा। राकेश टिकैत के मार्गदर्शन में कुश्ती प्रतियोगिता कराई जा रही है। बॉर्डर पर आई महिला पहलवान मीनाक्षी रोहल ने बताया कि अन्नदाताओं के समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं। मैं बीते 3 सालों से कुश्ती कर रही हूँ और आज हमें अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार से भी लड़ेंगे और कुश्ती भी लड़ेंगे।
अन्नदाताओं का संकेत साफ है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो घर वापस नहीं जाएंगे। कानून गड़बड़ है, इसे तो वापस लेना ही होगा। वैसे गड़बड़ी तो सरकार की और भी योजनाओं में सामने आ रही है। अन्नदाताओं के सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानी साल में 6,000 रुपए। और अब बताया गया है कि इसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो कैसे हुआ इसका खुलासा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छोटे और सीमांत अन्नदाता जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार देती है। सरकार ने ये योजना 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू की थी। जल्दबाजी में योजना लाने और उसे लागू करने में क्या गड़बड़ियां होती हैं, ये अब सामने आ रहा है। इस योजना के लाभार्थियों को लेकर जब आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जानकारी मांगी तो बताया गया कि 20,48,000 अयोग्य लोगों को अन्नदाता सम्मान योजना के तहत 1,364 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इन 20,48,000 लोगों में से 55.58% लोग तो आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं, जबकि 44.42% लोग इस योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते। लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें योजना के तहत भुगतान कर दिया। सरकार के अपने आंकड़े संकेत देते हैं कि पैसे गलत हाथों में गए हैं और अब ऐसे अन्नदाता जो योजना की शर्तें पूरी नहीं करते या जो आयकर दाता की श्रेणी में उनसे वसूली की तैयारी कर रही है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा कि जब सरकार पूरी जांच पड़ताल के बाद अन्नदाताओं को इस योजना में शामिल कर रही है तो इस तरह 20 लाख से ज्यादा लोगों को भुगतान क्यों किया गया। जो योग्य नहीं थे उनके खाते में भी पैसे पहुंच गए। सही और गलत का चुनाव सरकार नहीं कर पा रही है। सही गलत के इस फेर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार अभी भी फंसे हुए हैं। विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को मिली कम सीटों का दुख उनके चेहरे पर बार बार सामने आ जाता है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन अपना था कौन पराया। तो नीतीश किसके लिए कह रहे हैं ये सब, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान एनडीए में सीट बंटवारे में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सीट जीत पाई सिर्फ 43, जबकि 110 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 74 सीटें मिली। ये सब हुआ एलजेपी के कारण, क्योंकि एलजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे, और इसे लेकर नीतीश की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे पता नहीं चला कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। चुनाव के दौरान हमने सभी को बुलाकर बात की थी, लेकिन हमें तभी शक हो गया था। एनडीए में 5 महीने पहले ही सब विषयों पर बात हो जाना चाहिए था। चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में हुई देरी की वजह से पार्टी को कई विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा और इसका खामियाजा जेडीयू को उठाना पड़ा। सीट बंटवारे में देरी के लिए नीतीश ने बीजेपी को जिम्मेदार माना। साथ ही एलजेपी को लेकर बीजेपी की रणनीति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई, क्योंकि अंतिम समय में एलजेपी एनडीए से बाहर हो गई और इसका नुकसान जेडीयू को हुआ। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन विधायकों और बीजेपी के दबाव में उन्हें सीएम बनना पड़ा। नीतीश कुमार चुनाव में पहचान नहीं पाए कि कौन दोस्त था और कौन विरोधी जिसने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। वैसे उनका इशारा तो बीजेपी की ओर ही था। वैसे बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने पार्टी को संकेत दे दिए हैं कि पार्टी ने राजस्थान में वसुंधरा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वसुंधरा समर्थक पार्टी नेतृत्व से क्यों दिख रहे हैं नाराज और उन्होंने क्या कदम उठाया है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी जहां दूसरी पार्टी में फूट डलवाने की कोशिश में रहती है तो वहीं राजस्थान में इन दिनों बीजेपी खुद अपनी ही पार्टी में गुटबाजी की वजह से परेशान है। दरअसल इन दिनों वसुंधरा राजे समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक दफा फिर बीजेपी से मांग की है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में बीजेपी का चेहरा बनाया जाए, जिसके लिए राजे समर्थक और बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने दावा किया कि राजे ही राजस्थान में बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा है। राजे को 2023 में विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाकर जनता के बीच जाएंगे तो पार्टी के जीतने की संभावना अधिक होगी। सिंघवी ने बीजेपी नेताओं को राजस्थान में संगठन के काम में भी पार्टी को राजे से सलाह मशविरा की सलाह दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजे समर्थकों पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूनिया ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। नया विवाद तब शुरू हुआ जब वसुंधरा राजे समर्थक मंच नाम का एक नया संगठन सामने आया। मंच ने राजस्थान के 25 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। इस संगठन का गठन बीजेपी के एक गुमनाम
से नेता विजय भारद्वाज ने किया था। संगठन का उद्देश्य राज्य के कामों को जनता तक पहुंचाना और 2023 में राज्य को सीएम बनाना है। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी ने संगठन की गतिविधियों और इससे जुड़े नेताओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और इस मामले की पूरी जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को भी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही वसुंधरा राजे के नाम से जिलावार फेसबुक पेज बनाए गए थे। वसुंधरा राजे समर्थकों को आशंका है कि राजे को पार्टी में किनारे किया जा रहा है। इसे राजे समर्थकों की पार्टी पर दबाव बनाने की मुहिम के रूप में भी देखा जा रहा है और इसी के चलते वसुंधरा राजे समर्थकों की मांग ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। अब ऐसे में बीजेपी इस हलचल को शांत करने के लिए क्या रास्ता निकालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। यहां पार्टी विपक्ष में है और वसुंधरा का विरोध बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे पार्टी के अंदर विरोध के सुर तो कर्नाटक बीजेपी में भी दिखाई दे रहे हैं। यहां सरकार बीजेपी की है और सीएम येदियुरप्पा मुश्किल में है। उन्हें हटाने की चर्चाएं भी चल रही हैं। इन सबके बीच येदियुरप्पा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो क्यों दिल्ली आए हैं येदियुरप्पा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जब से बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली है तब से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ सीएम की कुर्सी पर आंच आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अपनी इसी मुश्किल को लेकर आज वो दिल्ली दौरे पर हैं। वो दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने के साथ साथ संभावित चेहरों पर भी मंजूरी लेंगे। दरअसल इस विस्तार पर सीएम येदियुरप्पा का भविष्य टिका है क्योंकि हाल ही में बीजेपी के कुछ विधायकों ने सिंचाई मंत्री रमेश जरकीहोली के आवास पर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं कि मंत्री पद की लालसा वाले नेताओं ने ये बैठक की थी। बैठक में शामिल GH तिप्ता रेड्डी और पूर्णिमा श्रीनिवास राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त 8 बार विधायक रह चुके उमेश कट्टी, होनारी से विधायक MP रेणुकाचार्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य MTB नागराज, AH विश्वनाथ और R शंकर भी मंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। इन महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही सीएम येदियुरप्पा मुश्किल में घिर गए हैं क्योंकि अगर इन दिग्गज नेताओं को जगह नहीं दी गई तो वो बगावत का बिगुल बजा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो येदियुरप्पा की कुर्सी खिसक सकती है। इसीलिए कैबिनेट विस्तार में सभी नेताओं को साधना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या कैबिनेट विस्तार से बीजेपी में रार छिड़ेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात देश के गणतंत्र दिवस पर आने वाले राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर। पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस पर आना था, लेकिन जॉनसन ने घरेलू कारणों के चलते दौरा रद्द कर दिया। ऐसे में अब कौन बन सकता है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब 26 जनवरी को भारत आने से इनकार किया तो ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा। क्या बिना मुख्य अतिथि के दिल्ली में आयोजित होगी गणतंत्र दिवस की परेड। वैसे इतिहास में इस तरह के मौके पहले भी आए हैं, लेकिन आमतौर पर गणतंत्र दिवस पर विदेशी अतिथियों को बुलाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। और अब जो खबर मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड पर राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की जो परंपरा है वो बनी रहेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जगह अब सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और उनकी ओर से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है। सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी इससे पहले शनिवार को प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने देश और भारत के बीच मुक्त आवागमन के लिए प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का समर्थन भी किया। प्रवासी भारतीय के सम्मेलन में भोजपुरी में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहना लोगन, हमार ओर से आप लोगों को राम जोहार पहुँचे। का हाल बा, हमारा देश सूरीनाम आप सब लोगों को अभिनंदन प्रस्तुत करीला। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।